आज हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कुछ समस्याएं हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, विशेष तौर पर विद्यालयी शिक्षा में, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा हम इंट्रोडक्शन पढ़ लें भारतीय शिक्षा के ऊपर कि जो स्कूलिंग है वो कैसी है। Indian education system consists of government schools, private schools and international schools। तीन तरह के स्कूल हैं। एक हैं जो सरकारी स्कूल हैं जिसमें अनुदान प्राप्त स्कूल भी आते हैं, दूसरा है जो निजी स्कूल है, और तीसरा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा बेहतर हैं, फीस ज़्यादा है, अलग तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो कुछ निजी हाथों में हैं, उसका जो प्रबंध तंत्र है वो निजी हाथों में है, और जो सरकारी स्कूल हैं वो जो हैं वो सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट स्कूल्स बोर्ड्स नेमिंग स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड एटसेट्रा। ये जो तीनों तरह के स्कूल हैं इनमें अलग अलग तरह के बोर्ड्स हैं। जैसे स्टेट बोर्ड में मैं कहूँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, पंजाब के अंदर पंजाब का बोर्ड है, यूपी के अंदर यूपी का बोर्ड है, बिहार के अंदर बिहार का बोर्ड है। एक और है जिसको हम कहते हैं सीबीएसई। ये हरियाणा में, जैसे मैं एलनाबाद की भी अगर बात करूं, यहाँ पर कुछ स्कूल जो है वो हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड है और कुछ स्कूल जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड है। एक आईसीएसई है, एक कैम्ब्रिज बोर्ड है, और ऐसे कई सारे बोर्ड हैं जो विदेशों से भी एफिलिएटेड है। कुछ स्कूल्स विदेशी बोर्ड से उनका पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। तो एक ये व्यवस्था भी इसके अंदर स्कूलिंग में आती है। इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी ईच जनरेशन एक्सपेक्ट्स द नेक्स्ट वन टू बी बेटर इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये कहता है कि कोई भी सभ्य समाज होता है ना, उसमें हर जनरेशन चाहती है कि आने वाली जो जनरेशन हो वो सभी पहलुओं में पिछले वाली जनरेशन से ज्यादा बेहतर हो, और उसके लिए क्या होता है, शिक्षा से उसको बेहतर बनाया जाता है। जितनी ज्यादा शिक्षा की गुणवत्ता को आप सुधार दोगे उतनी ही ज्यादा वो जो जनरेशन है वो बेहतर हो जाएगी। द रोल ऑफ स्कूल्स, स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स इन इंडिया, इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ये कहता है कि विद्यालयों की जो भूमिका है, और विशेष तौर पर जो प्राथमिक विद्यालय हैं भारत के अंदर, उनका बहुत महत्व है। इसमें जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, सतत विकास है बालक का या राष्ट्र का या समाज का, उसके अंदर प्राइमरी स्कूल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। The role of primary education is to make sure the child is developing mentally and physically, which means that he is unable to develop socially, emotionally, culturally to the best of his abilities। ये कहता है कि जो प्राइमरी शिक्षा है उसकी जो भूमिका है बालक के अंदर वो क्या है, उसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकसित करना है कि बच्चा शरीर से मजबूत बने और उसके साथ साथ जो मानसिक उसकी स्थिति है वो बेहतर हो, वो सोचने लगे, वो चीजों को समझने लगे। इन दो एस्पेक्ट्स पर प्राइमरी एजुकेशन फोकस होनी चाहिए। विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट ही इज अनेबल टू डेवलप। जो प्राइमरी शिक्षा है वो क्या विकसित करने में सक्षम है, बालक को सामाजिक रूप से, बालक को जो इमोशनली संवेगात्मक रूप से, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक रूप से जो बच्चे की योग्यताएं हैं उनका विकास करने में सबसे ज्यादा सक्षम जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्राइमरी शिक्षा है। इफ वी टॉक अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, then you all will be glad to know that Takshila University was the earliest recorded center of higher learning in India, from possibly in 8th century BCE। 8वीं सदी के अंदर ये कहते हैं कि भारत के अंदर जो उच्च शिक्षा का संस्थान था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसको रिकॉर्ड किया गया, वो रिकॉर्ड के अंदर है ऐसा। It was founded in Takshila and also it is one of the oldest university in the world, which is 2700 year ago। 2700 वर्ष पहले ये यूनिवर्सिटी थी भारत के अंदर, और ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय थे उनमें से एक था। ये क्यों बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल में कैसी थी, कैसी उसकी गरिमा थी, कैसा उसका ओज था, कैसा उसका प्रभाव था। Earlier the school followed the Gurukul system।
where the student resides in the house of their teacher until the teacher realizes that the student has learned what he wanted. और पहले जो विद्यालय व्यवस्था थी वो कैसी थी? गुरुकुल व्यवस्था थी। बच्चा अपने अध्यापक नहीं कहूंगा मैं यहाँ, गुरु के पास रहता था, और गुरु को जब तक ये नहीं लगता था कि बच्चा जो सीखने आया था या जो ये सीख सकता था, तब तक वो बच्चा गुरु के पास रहकर सीखता ही था, वो आ नहीं सकता था वहां से। Also, subjects taught varied from Sanskrit to mathematics to scriptures of metaphysics and much more. और उस समय क्या पढ़ाया जाता था? विषय के रूप में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, गणित पढ़ाया जाता था, और उसके साथ साथ मेटाफिजिक्स जो है उसका ज्ञान बच्चे को दिया जाता था। मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स क्या होता है? तत्व मीमांसा एक अलग विषय है जो ये बताता है मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, तत्व के बारे में बताता है, आत्मा परमात्मा के बारे में बताता है। इस तरह के विषय जो है वो उस टाइम गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नाउ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्कूल that are government schools. The Indian school system can be divided into either of the following ways by means of. पहला है लेवल ऑफ एजुकेशन, जिस आधार है ये वैसे विद्यालयों को क्या कहा जाए, अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने। लेवल ऑफ स्कूल में क्या आएगा? प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। किस स्तर का विद्यालय? आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने जहां आप रह रहे हैं वहां 1 से 5 तक का विद्यालय जो है वो प्राइमरी स्कूल है। उससे पहले का कोई विद्यालय है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र आजकल स्कूल में आ गए हैं और उसको विद्यालय का एक हिस्सा मान लिया गया है, तो वो जो प्री प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा हो गया। उसके बाद प्राइमरी, फिर कई जगह मिडिल स्कूल्स हैं, कई जगह हाई स्कूल्स हैं, और कई जगह सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। ये है लेवल ऑफ एजुकेशन के आधार। दूसरा है ऑनरशिप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मालिकाना हक के आधार पर विद्यालयों का कैसे कैसे जो आवंटन है वो होता है। जैसे हमने पढ़ा, एक सरकार द्वारा संचालित है जिनको हम कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स। दूसरा होता है जिनको ग्रांट इन एड मिलती है, सरकार उनको अनुदान देती है, कुछ पैसा उनकी मैनेजमेंट लगाती है, लगभग 95% के करीब जो पैसा है वो सरकार देती है। वो जो स्कूल्स होते हैं वो ग्रांट इन एड स्कूल्स कहलाते हैं। तीसरा विद्यालय है जो क्या कहा जाए, निजी क्षेत्र का आता है, प्राइवेट स्कूल्स इसको हम कहते हैं। इसके कई दर्जे हैं, कुछ शॉप स्कूल के रूप में काम करते हैं, बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, कुछ अच्छे विद्यालय हैं, और कुछ हमने पहले पढ़ा कि इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स भी हैं, और इनकी जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो कंपैरेटिवली बाकी स्कूल्स के तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। ये ऑनरशिप के आधार पर क्लासिफिकेशन। उसके बाद है एजुकेशनल बोर्ड्स एफिलिएशन। जैसे हमने पढ़ा एलनाबाद की मैंने बात बताई, एलनाबाद में आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संचालित विद्यालय भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ जैसे मैं कहूँ कि सीबीएसई के स्कूल्स भी मिलेंगे। इस आधार पर भी क्लासिफिकेशन जो है कि किस बोर्ड से उनको मान्यता है, कैसा पाठ्यक्रम वहाँ पढ़ाया जाता है, सीबीएसई का पढ़ाया जाता है, स्टेट बोर्ड का पढ़ाया जाता है, या किसी अन्य बोर्ड का पढ़ाया जाता है। इस आधार पर भी विद्यालयों का जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। 3 आधार लिए हमने। पहला था शिक्षा के स्तर के आधार पर, दूसरा था कि मालिकाना हक किसका है, ऑनरशिप कैसी है, सरकारी है, अनुदान ले रहे हैं, या निजी हाथों का जो ऑनरशिप है, और तीसरा है एजुकेशनल बोर्ड्स एफिलिएशन की जो मान्यता है वो किन बोर्ड से। अब बात आती है द एजुकेशन सिस्टम एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स। अब हम बात करते हैं लेवल कौन कौन से। जैसे पहला आता है प्री प्राइमरी स्कूल्स, जिनको हम प्ले वे स्कूल कहते हैं। आज से पहले तक, पिछले कुछ महीने से पहले तक हरियाणा में इनको खोलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु अब उसके लिए एक पूरा फॉर्मेट आ गया है, और उसको जो ये क्या कहते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मान्यता दी जाती है, जो आंगनवाड़ी संचालित करते हैं, आईसीडीएस डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कुछ नियम बनाए गए हैं उनको मान्यता देने के, और जो मान्यता लेता है वही प्ले वे स्कूल चला सकता है, प्री प्राइमरी स्कूल्स।
दूसरा है प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालय, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की। उसके बाद है एलिमेंट्री स्कूल्स, फिर आता है सेकेंडरी स्कूल्स, उसके बाद आता है अंडर ग्रेजुएट लेवल जो आप पास करके आए हो या जो पढ़ रहे हो, उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन जो हायर एजुकेशन के दोनों सेगमेंट हैं लास्ट वाले। जब हम +2 पास करके आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हम हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में, जिसको महाविद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षा कहते हैं, उसके सेगमेंट। अब हम बात करते हैं जो हमारा ये टॉपिक था कि भारतीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी से लेकर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां तक किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ढांचागत सुविधाएं हैं वो बहुत ही बुरी है, कमजोर है, लच्चर है। और ये पहले तो और ज्यादा बुरी थी जब से 2 योजनाएं हमने पढ़ी हैं। DPEP आया, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, और उसके बाद आया सर्व शिक्षा अभियान। तब से विद्यालयों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है वो थोड़ा सा सुधार हुआ, परंतु अभी भी कमियां बहुत हैं। सिर्फ इमारत बना देने से कुछ नहीं होता, क्या उसके अंदर सारे लर्निंग रिसोर्सेज के लिए फैसिलिटीज हैं? कक्षा कक्ष बना देने से नहीं बात बनती। लाइब्रेरी है, लेबोरेटरीज हैं, प्लेग्राउंड हैं, ये जो सारी चीजें हैं जिसको ओवरऑल एक गुड स्कूल का स्ट्रक्चर हम कहते हैं, क्या वो सारी सुविधाएं हैं? अगर वो सारी सुविधाएं हैं तो हम कहेंगे कि क्वालिटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, अदरवाइज नहीं है। और भारतीय विद्यालयों के अंदर खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। अब भी हरियाणा में इसका लेवल ठीक है, दिल्ली के अंदर जो अब सरकार चल रही है उन्होंने विद्यालयों का कायाकल्प किया है, और कुछ राज्यों के अंदर जो है वो ये हालात बहुत खराब है। दूसरा, पुअर स्टूडेंट टीचर रेशियो, विद्यार्थी अध्यापक जो अनुपात है वो बहुत ही बुरा है। 1 टीचर 25 स्टूडेंट, 1 टीचर 30 स्टूडेंट, ये रेशियो एक स्टैंडर्ड रेशियो जिसको हम क्वालिटेटिव एजुकेशन का एस्पेक्ट कहते हैं उसमें होना चाहिए। भारत के अंदर एक अध्यापक पर 50 से 60 बच्चे आते हैं या इससे भी ज्यादा आते हैं। तो ये जो पुअर स्टूडेंट टीचर रेशियो है ये डायरेक्टली प्रभावित करता है किसको? शिक्षा की गुणवत्ता को, कि शिक्षा किस तरह की बच्चों को दी जा रही है। तो ये दूसरा एक चैलेंज है जिसको सुधारने की आवश्यकता है, और इसको सुधारने का एकमात्र तरीका है कि अध्यापकों की नियुक्ति की जाए ज्यादा से ज्यादा। और जब तक वो रेशियो जो है, RTE हमने पढ़ा, राइट टू एजुकेशन, उसमें ये बात उठाई गई है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो को इंप्रूव किया जाए। तीसरा है लो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर और लैक ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम टीचर्स। अध्यापकों की जो शिक्षा है वो बहुत लो स्टैंडर्ड की है, और अब तो अध्यापक शिक्षा के हालात और ज्यादा खराब है। जैसा आप सभी देख सकते हैं, आप इसके हिस्से भी हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम कहते हैं नॉन अटेंडेंस। जब हमारी पढ़ने की बारी थी तब हमें सबसे अच्छे अध्यापक चाहिए थे, पर जब हमें पढ़ाने की बारी आई तब हम कहते हैं महाविद्यालय नहीं आ सकते जी, हम ये ट्रेनिंग ग्रहण नहीं कर सकते। और जब आप पढ़ाने जाओगे तो कैसे हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं। जो टीचर अनट्रेंड है, जिसने डिग्री ले ली है, उसको, और डिग्री अगर वो आ भी रहा है महाविद्यालय में, तो वो महाविद्यालय कैसी शिक्षा उसको दे रहा है? क्या वो गुणवत्ता आधारित शिक्षा, अध्यापक शिक्षा दे रहा है अपने जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं हैं? ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगला है लैक ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम टीचर्स। ज्यादातर अध्यापक जो हैं वो समर्पित नहीं, उनको ये नहीं लगता कि आज मैं आया हूं तो मैं बच्चों को इतना करवाऊं, बच्चे के व्यवहार में इतना परिवर्तन लेकर आऊं। ये बच्चा जो सुबह सुबह, छोटा बच्चा पहली कक्षा का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का विद्यालय की तरफ बैग लेके चलता है तो उसके मन में कुछ होता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, और ये अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूर्ण डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाए। ये एक बहुत बड़ा कारण है शिक्षा व्यवस्था के पिछड़ने का। अगला है ओवरलोडिंग ऑफ टीचर्स विद मिसलेनियस वर्क्स। सारा जो डेडिकेशन वाला मामला, इसमें अध्यापकों की ही खामी नहीं है। सरकार जो है वो अध्यापकों से क्या क्या काम करवाती है? जनगणना करेंगे, टीकाकरण करेंगे। अब कोरोना काल में एक अध्यापक कल शाम को मेरे से मिलने आए, वो आसाखेड़ा गांव है इधर चौटाला के पास। वो कह रहे हैं जी साइंस टीचर हूँ, ड्यूटी लगाई हुई है कि आप जाकर डोर टू डोर सर्वे करो
कि कितने लोगों को कोरोना है, किसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, किसको बुखार है, किसको नहीं है। ये अध्यापक का काम नहीं। उसके बाद पिछली बार मैंने देखा कि अध्यापकों की ड्यूटी जो अनाज मंडियां हैं वहां पर गेहूं की खरीद के अंदर लगा दी कि विद्यालय नहीं खुल रहा है तो आप ये कराओ। कोई और तरीका खोजा जाना चाहिए। टीचर को आप इंडल्ज करो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ताकि टीचर जो है वो अपने काम पर कंसंट्रेट कर पाए। ये हरियाणा की बात है। पीछे एक नोटिस आया था कि टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी कि जो ये धान की पराली है, ये वो जो किसान है वो ना जलाए। ये अध्यापक के काम नहीं, उनको अलग तरह के काम आप दिए जा रहे हो और फिर अध्यापकों पर दोषारोपण किया जा रहा है, ये ठीक नहीं। उनको गैर जरूरी काम जो है इनसे मुक्ति मिलनी चाहिए। अगला है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रबंधन के अंदर जो राजनीतिक मैं क्या कहूँ हस्तक्षेप है वो बहुत ज्यादा है। कहीं पर भी देख लीजिए आप, मैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी के बयान सुनता होता हूँ, डोटासरा जी के, आप हरियाणा में देख लीजिए या किसी भी और राज्य के अंदर देख लीजिए, राजनीति शिक्षा के अंदर इतनी हावी है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। और 3 चीजें हैं, रक्षा, शिक्षा और चिकित्सा। इन तीनों के अंदर अगर राजनीति हावी है तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये 3 चीजें राजनीति से मुक्त कर देनी चाहिए अगर देश का विकास चाहते हैं। रक्षा तंत्र के अंदर, चिकित्सा के अंदर और शिक्षा के अंदर। चिकित्सा की पोल तो खुल गई कोरोना काल में, शिक्षा की पहले से ही खुली पड़ी। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है, राजनीतिक हस्तक्षेप, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगला है एक चीज और बताऊं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में, मैं कहीं पढ़ रहा था, कहते हैं कि प्राचीन काल में एक व्यवस्था होती थी। राजा जब गुरुकुल में प्रवेश करता था तो वो अपने मुकुट, अपने पदत्राण, अपने अस्त्र, अपने शस्त्र, अपने सैनिक बाहर छोड़ देता था गुरुकुल से और फिर वो जाकर अपने गुरु के आगे शीश नवाता था। ये एक व्यवस्था होती थी। शिक्षा राजनीति से ज्यादा ऊपर थी, शिक्षा राजनीति को संचालित करती थी। और अब आप देख लीजिए किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में अगर कोई नेता, विधायक या कोई मंत्री आता है तो वहां के जो प्रबंध तंत्र के लोग हैं उनकी हालात कैसी होती है आप देख सकते हैं। किस तरह वो उनके आगे नतमस्तक होकर खड़े होते हैं। और जब तक ऐसे हालात रहेंगे शिक्षा सुधर नहीं सकती। राजनीति को समझना पड़ेगा कि शिक्षा उसको संचालित करती है, ना कि राजनीति शिक्षा को संचालित करती है। परंतु हमारे यहाँ विपरीत है, राजनीति ही शिक्षा को संचालित कर रही है। अगला है करप्शन इन ऑल अफेयर्स ऑफ द प्राइमरी स्कूल। मैं सिर्फ प्राइमरी स्कूल नहीं कहूंगा, हायर एजुकेशन तक करप्शंस बहुत है। जो मैं क्या कहूँ, घोटाले हो रहे हैं, जो चीजें फिक्स हो रही हैं, ये वाली चीज पॉलिटिकल की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से हो रही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हो रही है। जो ये भ्रष्टाचार है इसको भी खत्म करना पड़ेगा। कमरा बन रहा है एक जिसमें बच्चों ने बैठना है, उसके अंदर भी आप धांधली कर रहे हो। सरकार ने आपको 2.5-3 लाख रुपए दिए कमरा बनाने के लिए, उसमें से आपको उतने लगा देते हो तो कई पीढ़ियों का काम होता है, उसमें से सारे लोग खाने के लिए जुटे पड़े। टीचिंग एड आ रही हैं, एसएसए के अंदर टीचिंग एड्स आई, 1200 रुपए पर टीचर दिए गए। ज्यादातर अध्यापकों ने सिर्फ बिल सबमिट किए, दुकान वाले कबाड़ दे देते थे, उसको टूटा फूटा दिखाकर काम चला। मतलब क्या एक अध्यापक को, एक व्यवस्थापक को, एक मंत्री को, या जो लोग जुड़े हुए हैं सिविल वर्क से रिलेटेड, उनको ये जो करप्शन वाले काम हैं ये मेरे हिसाब से छोड़ने चाहिए। अगला है लैक ऑफ कंसर्न ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। जो राज्य सरकारें हैं वो गुणवत्ता परक शिक्षा देने में कामयाब नहीं हो पा रही। वजह हमने कुछ ऊपर पड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, स्टूडेंट टीचर रेशियो ठीक नहीं है, टीचरों की क्वालिटी ठीक नहीं है, टीचरों को गलत अलग तरह के काम दिए जाते हैं, सुपरविजन अच्छी नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो क्वालिटी एजुकेशन को इफेक्ट करती है। आगे है लैक ऑफ स्कूल्स, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, कितने गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, कितने गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ मिडिल स्कूल। वो जो लड़की या वो जो लड़का 8वीं पास कर लेगा या 5वीं पास कर लेगा, वो 6ठी में दाखिला लेने के लिए या 9th क्लास में दाखिला लेने के लिए दूसरे गांव जाता है। लड़कों को तो भेज दिया जाता है, लड़कियों के लिए वहां पर शिक्षा व्यवस्था बंद हो जाती है। तो ये स्कूल्स का जो बनना है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। बहुत खुले हैं अब, परंतु फिर भी जो ऐसे कुछ एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, छोटे छोटे गांव हैं,
और ऐसे ढानी टाइप की जो हाउस होल्ड है वहां पर इस तरह की दिक्कतें अब भी है। अगला है लैक ऑफ फंड्स, वित्त का अभाव है। भारत जैसे बड़े देश के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा जो वित्त है, फंड है, उसकी आवश्यकता होती है। तो ये भी रेज करना पड़ेगा सरकारों को, क्योंकि सबसे बड़ा काम जैसे मैं बता रहा था कि अध्यापकों की नियुक्ति करना, इसके लिए पहले एक बजट बनता है और वो बजट, टीचर्स की सैलरी बहुत है, कितने टीचर आपने ज्वाइन करवाने हैं, उसका जो मंथली या सालाना बजट कितना बनेगा, कितने कमरे बनाने हैं, कितनी पुस्तकें परचेज करनी है, कितना फर्नीचर परचेज करना है, कितने विद्यालय नए खोलने हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, ये तो कुछ चुनिंदा चीजें मैंने बताई हैं, इसके लिए वित्त की आवश्यकता होती है जो कि कम है। दिल्ली सरकार ने इसमें अपना बहुत वो जो क्या कहें, पढ़ा मैंने भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ा बजट दिया था पिछला बजट जो एजुकेशन के अंदर। अगला है हाई ड्रॉप आउट रेट। ये ड्रॉप आउट रेट जो है, विद्यालय समय से पहले अपनी शिक्षा पूरी किए बगैर छोड़ देना, ये भारत में बहुत है। और इसकी वजह से क्या होता है, वेस्टेज होता है, अपव्यय होता है। एक बच्चा जिसके लिए विद्यालय बनाया गया था, जिसके लिए टीचर डेप्यूट किया गया था, उसका आंकड़ों में नाम आया था कि ये पहली कक्षा में लगेगा और +2 मिडल 10th या +2 की शिक्षा पास करेगा, वो दूसरी तीसरी कक्षा में विद्यालय छोड़ देता है और किसी काम लग जाता है। तो ये ड्रॉप आउट रेट भारत में बहुत ज्यादा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। अगला है लैक ऑफ क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं। हम सिर्फ लिटरेसी की तरफ जा रहे हैं, अंकों की दौड़ की तरफ जा रहे हैं। जब भी बच्चे को कुछ करने के लिए कहा जाता है कि आप ऐसा करके दिखाइए, वहां पर सब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो हैं, वो अपने आप को असफल पाते हैं। नेक्स्ट है इट इज द मेंटालिटी ऑफ इंडियन फैमिलीज दैट मोर एंड मोर पीपल ऑफ फैमिली शुड अर्न। आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता है भारतीय लोगों को। आर्थिक जो तंत्र है परिवारों का वो कमजोर है, तो वो क्या सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कमाएं। लिटिल किड्स आर सेंड आउट टू अर्न द डेली ब्रेड एंड बटर ऑफ द फैमिली इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड अटेन देयर बेसिक एजुकेशन। छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग कामों पर भेजा जाता है कि वो कुछ कमा कर लाए, बजाय इसके कि उनको विद्यालय में शिक्षा दी जाए। ढाबों पर एक छोटू नाम का बच्चा होता है, सारे छोटू ही होते हैं, वो भी पढ़ना चाहता है और सरकार को लालच देने के लिए चीजें लगानी पड़ी। मिड डे मील स्टार्ट किया, स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, फ्री बुक्स दे रही हैं, बहुत सारी चीजें कर रही हैं, परंतु अभी भी हम 100% एनरोलमेंट की जो बात है उसको अचीव नहीं कर पाए, जबकि हमने 1986 की पॉलिसी में इस लक्ष्य को रखा था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात। आज 2020-21 के अंदर भी हम इसको पूरा नहीं कर पाए। ये एक बहुत, और ये क्या है, सोशल मेंटेलिटी हो गई, जो इलिटरेट लोग हैं वो ऐसा करते हैं। अगला है मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इन इंडिया आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल टू अटेन बेसिक एजुकेशन। पेरेंट्स भी थोड़े नेगेटिव हैं, एज दे आर इलिटरेट सो दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। पढ़ के क्या कर लेगा, या उनका बेटा पढ़ा था, उनको लगता है कि शिक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी से ही संबंधित होनी चाहिए, आजीविका से ही संबंधित होनी चाहिए, जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा ज्यादातर लोग मानते हैं। और खास करके जिनका आर्थिक जो स्तर है वो लो है, वो लोग। अगला है मोर देन 80% ऑफ स्कूल इन इंडिया आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर नॉट अफोर्डेबल बाय द पुअर। 80% जो विद्यालय हैं भारत के अंदर वो सरकारी हैं, जहां पर हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स की कमी है, क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। परंतु प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, जहां हम कहते हैं कि अच्छी शिक्षा दी जाती है, ऐसा माना जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसके पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ, परंतु ये बहुत महंगे हैं, गरीब लोगों तक इसकी पहुँच नहीं है। अब जब से आरटी आया है तो कुछ बच्चों को वहाँ पर दाखिला मिलने लगा है। ये एक सरकार का अच्छा फैसला है कि हर पब्लिक स्कूल के अंदर कुछ बच्चों को 25% सीट्स हैं शायद, जो बीपीएल या दूसरे बच्चे हैं उनको दी जानी चाहिए, उनकी जो फीस है वो माफ होती है, सरकार उनको पे करती है। अगला है लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स, अच्छे अध्यापकों की कमी। ये हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया, टीचर ट्रेनिंग ठीक नहीं है।
टीचर्स इंप्रूव नहीं करना चाहते, टीचर्स को अननेसेसरी वर्क में धकेला जाता है, बहुत सारी चीजें। अगला है लैक ऑफ टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बन नहीं पाता है कि अध्ययन अध्यापन का जो वातावरण है लर्निंग का, वो बड़ा कमजोर है, क्योंकि सारे का सारा फोकस एक शिक्षा को, एक परीक्षा को पास करने के लिए किया जाता है, बजाय कि बच्चे को सिखाने के। और रोट लर्निंग पर बल दिया जाता है, रटने पर, और जो पढ़ाने के तरीके हैं वो थोड़े से पुराने हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लर्निंग एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। अगला है लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, यूरिनल्स, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर एंड स्टडी मटेरियल एटसेट्रा। ये फंड्स वाली जो बात कर रहा था उसमें ये चीजें भी आते हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनका भी अभाव है ज्यादातर विद्यालयों के अंदर। पीने के पानी की साफ स्वच्छ व्यवस्था नहीं है। यूरिनल्स, अब जाकर जब मैं 2 प्रोग्राम बता रहा था, डीपीईपी और एसएसए, तब जाकर थोड़ी सी ये व्यवस्था ठीक हुई है कि लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग हैं या ठीक कंडीशन के, अन्यथा ये बहुत बुरी स्थिति में होते थे। इलेक्ट्रिसिटी वाले मामले में अभी भी बहुत सारे विद्यालय हो सकते हैं कि पिछड़े हुए हों, वहाँ पर बिजली का जो कनेक्शन है वो है या नहीं है, अगर बिजली चली जाती है तो किस तरह से वो सपोर्ट सिस्टम उनका है। फर्नीचर ठीक हुआ है विद्यालयों में, स्टडी मटेरियल सरकार देती है, परंतु वो जब आधा हमारा सेशन निकल जाता है, सत्र बीत जाता है, तब जाकर वो कानूनी पचड़ों में पढ़कर वो किताबें विद्यालय में पहुंचती है, फिर बच्चों को दी जाती है, और इसका डायरेक्ट प्रभाव जो हमने ऊपर पढ़ा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर पड़ता है। अगला है सिंगल टीचर स्कूल्स। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं, खास करके प्राथमिक विद्यालय, जिनमें एक ही अध्यापक है। अब वो ऑफिस का रिकॉर्ड मेंटेन करे, बच्चों को पढ़ाए, कौन सी कक्षा को पढ़ाए, पहली को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को या 5वीं को, इकट्ठे बैठ बैठ के पढ़ाते हैं। और उसके बाद क्या है, अगर कोई मीटिंग आ जाए तब विद्यालय कौन संभालेगा, अगर कहीं पर कुछ और चीज आ जाए जहां जाना पड़ रहा है, और या उसको आपकी क्या कहूँ घर पर काम हो जाए, लीव लेनी पड़ रही है, तब उस विद्यालय का क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सिंगल टीचर स्कूल, और बहुत हैं ऐसे स्कूल। अगला है जनरल एजुकेशन ओरिएंटेड लैक। जो जनरल एजुकेशन है, वो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो सामान्य शिक्षा की तरफ केंद्रित है। लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एट स्कूल लेवल, विद्यालय स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। मैंने पिछली एक कक्षा में कहा था, एक दिन मैं यहाँ सूर्यवाला है राजस्थान में, टिब्बी के नजदीक, वहां गया, वहां पर 9th से लेकर 12th तक जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उसका एक फ्लैक्स लगा हुआ, वो आदर्श विद्यालय के नाम से उसको वो मिला हुआ है, प्राइज भी मिला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट से, सीएम से ग्रांट भी मिली हुई है। वहां पर वो लड़के और लड़कियों के लिए कुछ 3-4 चीजें लिस्ट आउट कर रखी थी कि इस तरह के हम वोकेशनल जो कोर्सेज हैं वो करवाते हैं 9th to 12th, और वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अगर सभी विद्यालय इस तरह के इनिशिएटिव लें और बच्चों को टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन दें, तो बच्चा ज्यादा बेहतर तरीके से सीख कर अपने आप को आगे अपने जीवन में सफल कर सकता है। अगला है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमने ड्रॉप आउट पढ़ा, जो हमने रिटेंशन पढ़ा, इसकी वजह से रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत होता है। जो भी सिस्टम बनाया गया है, बहुत सारे ऐसे विद्यालयों के भवन होंगे जहां पर, जैसे मैं एक दिन पहले क्लास में कह रहा था कि जब मैं रास्ते में जाता हूं तो ढानियों का एक स्कूल आता है जो किसी टाइम खोला गया था, खेतों के अंदर ढानियां उनके लिए। अब उनके बच्चे बड़े होकर पढ़ने के लिए चले गए, या वहां पर प्राइवेट स्कूल्स की वैन पहुंच गई, उस विद्यालय के अंदर कोई भी बच्चा नहीं आता, और पूरा भवन बनाया गया था, उसमें जो फर्नीचर दिया गया था, उसमें जो बाकी चीजें दी गई थी, वो सारी वेस्टेज की तरफ जा रही। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग मासेस। जो जनता है, पूरे जो लोग हैं, उनके अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। यह बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, परंतु दिक्कतें वही हैं, विद्यालय अध्यापक अभी भी अपना काम पूरी तरह से ठीक नहीं कर पा रहे। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगला है मास इलिटरेसी। अभी भी भारत में साक्षरता का जो स्तर है वो बहुत नीचा है, और जो निरक्षर लोग हैं वो शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है या चिंतित नहीं। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ये बहुत बड़ा कारण है, भारतीय भाषाओं को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। शिक्षा का माध्यम अब जो है वो पूरी तरह अंग्रेजी होता हुआ जा रहा है।
संस्कृत शायद ही किसी विद्यालय में मिले। हिंदी के अंदर पढ़ाने वाला, हिंदी के अंदर बात करने वाला जो व्यक्ति है उसको ठीक नज़र से नहीं देखा जाता। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि एक गैप आ गया है। कुछ लोग हैं जो इंडियन लैंग्वेज में कुछ तरीके से पढ़कर आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इंग्लिश या दूसरी भाषाओं में पढ़कर आ रहे हैं, उनके बीच में एक विभेद हो गया, मतलब समाज बंटने लगा। अगला है लैक ऑफ इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स। ये बड़ा जरूरी होता है शिक्षा के अंदर कि नई खोज की जाए, नए सुधार किए जाए। इनोवेशंस ऑफ रिफॉर्म्स की जो बात है वो बड़ी कमजोर हो गई है, ये होती नहीं है, क्योंकि पॉलिसी सरकार बनाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से देख के किस तरह से पॉलिसीज आती हैं, उनको बड़ा चैलेंज किया जाता है और वो इम्प्लीमेंट होते होते उनका जो प्रभाव होता है, जिस ओज के साथ, जिस उत्साह के साथ वो बनाई जाती हैं, वो कमजोर पड़ जाता है। अगला है डैम्पनिंग क्रिएटिविटी। जो सृजनात्मकता है उसके लिए कोई जगह नहीं। अध्यापक भी, आप कक्षाओं में अपने पीछे जाकर सोच सकते हैं, कभी भी आपने जब किताब के ज्ञान से हटकर कुछ कहना चाहा, अध्यापक ने आपको टोका। बहुत कम अध्यापक ऐसे मिले होंगे जब आपने मूलभूत विचार को उठाने की कोशिश की और अध्यापक ने आपको शाबाश कहा कि ये नया विचार आया है, ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। पूरी शिक्षा व्यवस्था क्रिएटिविटी को रोकने में, हतोत्साहित करने में लगी। नेक्स्ट है रोट लर्निंग सिंड्रोम। एक होड़ लगी पड़ी, एक दौड़ है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अंक लेने हैं। वो कैसे आए, कैसे करना है ये नहीं सीखना, कैसे लिखकर अंक ले लेने हैं, रटन प्रवृत्ति की तरफ एक दौड़ है जो हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा घातक है। समझ के लिए ज्यादा चीजें बची नहीं, समझाने की कोशिश भी नहीं की जाती। विद्यालय पूछते हैं कि पेपर आने वाले हैं, कितनी बार सिलेबस करवा दिया, कितना अच्छे तरीके से सिलेबस करवा दिया, ये पूछा जाना चाहिए, बजाय कितनी बार सिलेबस करवा। अच्छे से करवाया गया एक बार भी सिलेबस जो है वो बच्चे को ताउम्र याद रहता है। अगला है लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात पर आ रही है, अध्यापक की डीलिंग पर बात आ रही है कि जब कक्षा में हम पढ़ाते हैं, हम क्या सभी बच्चों को एक इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं, अलग अलग बच्चे को, या हम एक ग्रुप, 60 बच्चों की क्लास है, एक ही तरीके से पढ़ा, 60 बच्चों की क्लास है, एक ही तरह के उदाहरण दे दो, 60 बच्चों की क्लास है, उसमें एक ही तरीके से इवैल्यूएशन कर दो। जबकि हमें साइकोलॉजी कहती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, तभी ये चीज़ दूर हो सकती है। अगला है लैक ऑफ इंटरेस्ट। पेरेंट्स का कम है, बच्चों का कम है, अध्यापकों का कम है, और सरकार चाहती ही नहीं कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें खुलती जा रही हैं लॉकडाउन के अंदर, विद्यालय नहीं खुल रहे, ये बड़ी एक समस्या है। अगला है आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स। जो पढ़ाने के तरीके हैं वो पुराने हो चुके हैं, उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता। इस लॉकडाउन ने ये तो एक नया कर दिया कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग, जिसमें हम सभी हैं, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता कब आएगी? जब अच्छे टीचर एजुकेटर्स अपॉइंट किए जाएंगे और सभी बच्चे जो शिक्षण महाविद्यालय उनमें आएंगे, पूरी तरह से डेडिकेशन से दोनों लोग काम करेंगे, लैब्स में जाएंगे, उसके साथ साथ स्कूल्स में जाएंगे इंटर्नशिप पर, तब जाकर वो कुछ चीजें सीख पाए। अगला है फॉल्टी इवैल्यूएशन सिस्टम। मूल्यांकन व्यवस्था जो है, परीक्षा की जो व्यवस्था है वो बड़ी कमजोर है, वो दोषपूर्ण है। क्या जांच रहे हैं? अब जो मैं बात कर रहा था ऊपर वाली, इसमें ना आने वाले एक अच्छा अध्यापक जिसकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, जिसने किताबों को रट लिया, वो लिख कर कॉलेज टॉप कर जाता है, विश्वविद्यालय टॉप कर जाता है। ये इवैल्यूएशन सिस्टम का फॉल्ट है, जबकि वो एक भी दिन क्लास में नहीं आया। ये इवैल्यूएशन सिस्टम का फॉल्ट। जो CCE की हम बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बेसिक एजुकेशन में हमने पढ़ा, गांधी जी ने कहा कि इंटरनल इवैल्यूएशन होना चाहिए। अध्यापक रोजमर्रा के काम से ही मूल्यांकन करे, बाह्य परीक्षाओं की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो मूल्यांकन व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता। अगला है एजुकेशन डज नॉट बिल्ड पर्सोना ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा जो है वो बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर रही, हम थोप रहे हैं उसमें। या फिर मैं गांधी जी को कोट करूंगा, गांधी जी ने कहा कि बच्चे की छिपी हुई योग्यताओं को बाहर निकालना, उसकी क्षमताओं को, योग्यताओं को, रुचियों को बाहर निकालना शिक्षा है। और हम क्या कर रहे हैं? बाहर से अंदर डाल रहे हैं। ऐसा ही होता है, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही करना है, ये ऐसा ही है। तो ये जो पर्सनैलिटी पे हम ओवरलैपिंग करते जा रहे हैं, लेयर चढ़ाते जा रहे हैं, ये बड़ा घातक है।
अगला है जेंडर डिस्पैरिटी, लिंग असमानता, लिंग जो मैं क्या कहूँ, भेदभाव लड़के और लड़कियों के अंदर विद्यालयी शिक्षा में आप आंकड़ों में जाकर देखिए, ये भेदभाव देखने को मिलता है। लड़का कहाँ पढ़ेगा, लड़की कहाँ पढ़ेगी, लड़का क्या विषय पढ़ेगा, लड़की क्या विषय पढ़ेगी, लड़की किस कक्षा तक पढ़ेगी और लड़का किस कक्षा तक पढ़ेगा। ये बहुत सारे मुद्दे हैं और लड़कियां इसमें पिछड़ती जा रही हैं। किस वजह से? कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं, पेरेंट्स की मेंटालिटी हो सकती है, बहुत सारी चीजें। अगला है कल्चरल इश्यूज। कुछ संस्कृतियां हैं जिनमें पढ़ाई के प्रति उदासीनता है। बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, मैं किसी स्पेसिफिक को पॉइंट आउट नहीं करूंगा। जो कल्चरल इश्यूज हैं, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है शिक्षा के अंदर, कि शिक्षा को जो रोकने की कोशिश करता है, बाधा पहुंचाता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात है उसको कहीं ना कहीं रोकता है। अगला है लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट। दाखिला करवा दिया, घर पर बच्चे को आप विद्यालय के बाद कितना सपोर्ट देते हैं, इस चीज के ऊपर बहुत बड़ी जो बात है वो होनी चाहिए। पेरेंट्स कितना सपोर्ट उसको कब तक देते हैं? सिर्फ विद्यालय में दाखिला करवाना और वहां पर उसको भेजकर आप अपने काम में व्यस्त हो जाएं, ये नहीं। आप पेरेंट्स इसकी तरफ ध्यान देने लगे हैं। तो ये था हमारा टॉपिक